जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपने एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, शास्त्रीय नृत्य जो कि उड़ीसी नृत्य है, जो कि उड़ीसा का है, में सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाता है। तो उड़ीसी नृत्य जो होता है उसमें स्टेप किया जाता है, उसके पहले स्टेप को बोलते हैं मंगलाचरण। क्या बोलते हैं? मंगलाचरण, जो कि पृथ्वी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मंगलाचरण में क्या होता है? पृथ्वी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उड़ीसी नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये ज्यामिति पैटर्न को संचल मूर्ति कहते हैं। इसमें ज्यामिति जो ज्यामिति होती है उस तरीके की पैटर्न को इसमें बनाया जाता है। क्या कहते हैं? सचल मूर्ति कहते हैं। इसमें जल तत्व को दर्शाता है। किसमें? उड़ीसी में। किसमें? उड़ीसी में। याद रखेंगे, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जल तत्व कौन से नृत्य को दर्शाता है। तो किसको? उड़ीसी नृत्य को। कहाँ का है? उड़ीसी, उड़ीसा का। नृत्य की समाप्ति किस पर होती है? तो मोक्ष पर होगी। किस पर? मोक्ष पर। उड़ीसी नृत्य की बात कर लेते हैं तो इसमें जो मुद्रा होती है वो त्रिभंग मुद्रा होती है। कैसी? त्रिभंग मुद्रा होती है, जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और उड़ीसी नृत्य के जनक किसको कहते हैं? तो पंकज चरण दास को कहते हैं। अन्य कलाकारों की बात कर लेते हैं तो जो महापात्रा शब्द है वो उड़ीसी नृत्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे केलुचरण महापात्रा, और भी एक दो महापात्रा आएंगे। जो कि पद्म विभूषण पाने वाले उड़ीसी के पहले पर्सन थे। कौन? केलुचरण महापात्रा। गंगाधर प्रधान, कुमकुम मोहंती, मायाधर रावत और देवाशीष पटनायक। पटनायक शब्द ये भी जो है, नायक शब्द जो है ये भी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भी उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। मतलब कि अगर नायक वर्ड किसी के भी नाम में आएगा तो वो उड़ीसी नृत्य में जाएगा। ठीक है। और चरणदास जो है महापात्रा रूट वर्ड जो है वो भी उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये किसकी है? तो ये है माइकल टॉयसन की। ये एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, सब में पुस्तकों से क्वेश्चंस बनते हैं अच्छी लेवल के। नो स्पिन किसकी है? तो सैन वॉर्न, जो कि क्रिकेटर हैं। कंट्रोवर्सी योर्स, ये है शोएब अख्तर की। ट्रू कलर किसकी है? तो एडम गिलक्रिस्ट की है। ए चैंपियन माइंड, ये किसकी है? पीट सम्प्रास की है। सर्व टू विन, ये किसकी है? जो कि सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच। और ये बहुत अच्छे मतलब इनका नाम बना ही रहता है हर साल। ठीक है, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, AFVU यानी कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, USA और विंबलडन, ये चार जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उनमें एक न एक में इनका नाम हमेशा बना ही रहता है। ओपन किसकी है? तो आंद्रे अगासी की है। किसकी? आंद्रे अगासी की ओपन नाम से पुस्तक है। सिक्स मशीन यानी कि छक्के की मशीन किसको कहा जाता है? तो क्रिस गेल को कहा जाता है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? ये सौरव गांगुली की है। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? तो कपिल देव की है। फास्टर देन लाइटिंग, यानी कि लाइट से भी फास्ट कौन दौड़ते थे? तो उसेन बोल्ट जो है ये दौड़ते थे। बोथ फीट ऑन ग्राउंड, ये किसकी है? तो ये डेविड बैक होम की है। नो लिमिट्स, ये किसकी है? तो ये माइकल फेल्पस की ये पुस्तक है। कौन सी? नो लिमिट्स। आगे क्वेश्चन आते हैं कि लोक नृत्य और राज्य, यानी कि लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो मिजोरम के मजे ले लेके रम पी रहे थे, चिल्ला रहे थे खुले में। ठीक है, कहाँ पे? जंग तलाम यानी कि जंगल में, जंगल से संबंधित रख लेते हैं। पार कपला और खांटम पीने के बाद में खा भी रहे थे। ठीक है, पीला क्या पी लिया? क्या पी लिया? रम पी लिया। जंगल में चिल्ला रहे थे खुले में। ठीक है, और खाना भी खाया था। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो बंगाल को हम किससे याद रखेंगे? एक बंगले से। ठीक है, बंगले में क्या हो रहा था? कीर्तन के लिए जो है, कीर्तन के लिए कुछ आप कीर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ पकवान पकाए जाएंगे, और पकाने को क्या बोलते हैं? बाउल। क्या बोलते हैं? बाउल। तो बाउल किसमें? कीर्तन में। और मरसिया, और जो कीर्तन हो रहे थे वो किसके हो रहे थे? वो मरसिया के हो रहे थे। असम की बात कर लेते हैं। आज शाम बहू ने बगरुम्बा यानी कि रूम में क्या किया? झूमर लगा के उसने, बहू ने जो है वो नाच किया। क्या किया? नाच किया। बगरुम्बा।
झुमरा और बिहुआ। बिहू से क्या याद रखेंगे? बहू, ठीक है। और असम के से क्या याद रखेंगे? आज शाम, ठीक है। बिहार की बात कर लेते हैं तो इया रूट वर्ड जिसमें आएगा, जैसे जिजिया, विदेशिया, और भी कई ऐसे हैं जिनमें इया वर्ड रूट आ जाए, 95% आप बिहार चले जाना। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो पैंथी, सुआ। पैंथी को याद रखेंगे पंछी से। पंछी कौन है? सुआ। सुआ किसको बोलते हैं? तोता को। और राउत नाच, क्या नाच रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और सुआ के कितने पंख होते हैं? तो 36 पंख होते हैं। तो छत्तीसगढ़, सुआ, राउत नाच और पैंथी, ये सब कहाँ के हो गए? ये छत्तीसगढ़ के हो गए। गोवा की बात कर लेते हैं तो गोवा में क्या है? समुद्र है। और समुद्र में तरंगें आती हैं, तरंग बेल, ठीक है। जैसे जैसे रण में खड़ी हो तुम, ठीक है। और जब तरंगें आती हैं तो तरंगों के अलग अलग अवतार होते हैं। कुछ छोटी तरंगें होती है, कुछ बड़ी तरंगें होती है, कुछ बहुत बड़ी तरंगें होती हैं। तो उनके कितने अवतार हैं? तो 10 अवतार हैं। कितने हैं? 10 अवतार। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गरबा बहुत फेमस है, ठीक है। टिप्पाणी और हल्दी सागा, ठीक है। ये ही कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो धमाल। हरियाणा वाले धमाल तो मचाते ही हैं स्पोर्ट्स में। जितने भी स्पोर्ट्स के हैं ज़्यादातर कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। और रतबाई, ये भी कहाँ का है? ये हरियाणा का है। पापनासम शिवम किस संगीत से संबंधित है? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, पापनासम शिवम, ठीक है। जो संगीत है, एक तो हिंदुस्तानी शैली में होता है और एक कर्नाटक शैली में होता है। तो हिंदुस्तानी शैली की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तानी शैली में ध्रुपद से संबंधित कौन कौन से हैं? तो गुलाम मुस्तफ़ा और बंदे गुलाम अली। कौन? गुलाम मुस्तफ़ा और बंदे गुलाम अली जो हैं ये ध्रुपद से संबंधित हैं। और ख्याली शैली की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तानी शैली में भी दो शैलियाँ होती हैं, एक ध्रुपद और दूसरी ख्याली। ख्याली की बात कर लेते हैं तो विष्णु नायक, नारायण और भातखंडे और मीर कुतुब। विष्णु नारायण, भातखंडे और मीर कुतुब जो हैं ये ख्याल शैली से संबंधित हैं। विष्णु नारायण की बात कर लेते हैं तो ये 10 थाट विकसित किए इन्होंने। कितने? 10 थाट। कव्वाली की बात कर लेते हैं तो नुसरत फतेह अली खान जो हैं वो कव्वाली से संबंधित हैं। और साबरी ब्रदर्स, साबरी ब्रदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चर्चा में रहते हैं कि साबरी ब्रदर्स किससे संबंधित हैं। तो ये किससे हैं? कव्वाली से। कव्वाली आएगा, भजन आएगा, इसी तरीके से जो ऑप्शन है वो आपको आएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। सूफी गायक की बात कर लेते हैं तो सूफी गायक में कौन आएंगे? एक तो नूरा सिस्टर्स आएंगी। यहाँ पे साबरी ब्रदर्स जो है वो कव्वाली में और सूफी गायक जो है ये सिस्टर में, ठीक है। सूफी गायक सिस्टर्स याद रखेंगे, नूरा सिस्टर्स, ठीक है। नूरा फतेह अली खान आपने सुना होगा ना, इस तरीके से नाम। जो नूरा सिस्टर्स जितनी भी हैं वो सभी किस में आएंगी? सूफी गायक में आएंगी। सत्येंद्र सतराज, सूफी सत्येंद्र सूफी सिस्टर्स, ठीक है, नूरा सिस्टर्स याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीप के लिंग अनुपात कितना है? तो दमन और दीप का जो लिंग अनुपात है वो है 618, ठीक है। कितना है? लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 में 618 महिलाएं हैं। यूनियन टेरिटरी की सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं तो वह पुडुचेरी में, यानी कि 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। स्टेट की बात हो रही है। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल राज्य में, केरल अब किस में आ गया? ये स्टेट में आ गया और ये यूनियन टेरिटरी में आ गया, ठीक है। केरल की बात कर लेते हैं तो 1000 पुरुष पर 1084 फीमेल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात इस स्टेट का है। यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी जाएंगे, स्टेट में केरल में जाएंगे। और सबसे कम की बात कर लेते हैं 879, जो कि हरियाणा का लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 पुरुष पर 879 फीमेल जो हैं वो हरियाणा के अंदर में हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़िला, यहाँ पे ज़िला की बात हो रही है, ठीक है। ज़िला की बात कर लेते हैं, ये है माहे। कौन सा है? माहे ज़िला है जिसका सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। 0 से लेकर 6 वर्ष 6 वर्ष के वर्ग के लिए की बात कर लेते हैं तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पर है? तो अरुणाचल, पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये जो है अपना मेंटेनेंस बना के रखते हैं, अरुण और आंचल दोनों ही, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनका ये कितना? 972, ठीक है। और कम की बात कर लेते हैं तो हरियाणा वाले जो हैं इनका सबसे कम रहता है 834। और अगर ओवरऑल भारत की बात कर लेते हैं तो 919 है, ठीक है। 0 से लेकर 6 वर्ग के राज्य के लिए। भारत के लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं तो लिंग अनुपात 943 है 1000 पुरुष पर। कितना है?
943। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? ये एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है और दिल्ली पुलिस भी इससे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत ट्रिक याद रखेंगे। दीपावली पर क्या होता है? दिए जलाए जाते हैं। और दिए कब जलाए जाते हैं? जब अंधेरा होता है। ठीक है, और अंधेरा कब होता है? जब अमावस्या लगती है। क्या लगती है? अमावस्या लगती है। ठीक है, तो दिवाली पर क्या होता है? अमावस्या होती है, यानी कि अमावस्या मतलब रात में, और रात अंधेरी होती है, तभी दिए जलाए जाते हैं। होली पर क्या होता है? घर, सभी के घरों में, जिनके घर में कोई किसी की ड्रेस हो जाती है, तो उनके घर में फाग आती है। क्या आती है? फाग आती है। वो कब आती है? तो होली से एक दिन पहले, होलिका दहन वाले दिन फाग आती है। ठीक है, तो पूर्णिमा को मनाई जाती है। और तुम देखना उस दिन चांद जो है, अभी तो निकल के गई है, 2 दिन हुए। ठीक है, तुम देखना उस दिन चांद जो है वो बहुत एकदम निकला हुआ दिखेगा तुम्हें। तो पूर्णिमा के दिन फाग होती है। ठीक है, फागुन में। रामनवमी और हनुमान जयंती ये चैत्र की नवमी को होती है। कब? चैत्र की नवमी को होती है। राम जी और हनुमान जी आपस में चैट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चैट कर रहे थे। किसको? नवमी को। ठीक है, चैट से याद रखेंगे, चैत्र की नवमी को राम जी और हनुमान जी, ठीक है, दोनों के बीच में चैट हो रही थी। महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो फागुन में होती है, फागुन की चतुर्दशी को। ठीक है, कब होती है? फागुन की चतुर्दशी को। वसंत पंचमी की बात कर लेते हैं, ये माघ पंचमी को होती है। पंचमी से ही समझ में आ जाएगा, बसंत पंचमी। रक्षाबंधन बात कर लेते हैं तो ये सावन का महीना, झूला झुलाया, गाना सुना है सावन के? तो उस टाइम पे जो है वो रक्षाबंधन होती है। ठीक है, और श्रावण के पूर्णिमा को ये मनाई जाती है। अश्विन, ये क्या है कि 10 हरा दिए थे। क्या हरा दिए थे? अश्विन के 10 हरा दिए थे। ठीक है, यानी कि दशहरा जो है वो अश्विन नाम का लड़का था, उसके 10 सिर थे और उनको भी हरा दिया था। रावण की जगह यहाँ अश्विन को रखेंगे। दुर्गा पूजा ये भी कब जाएगी? अश्विन में। अश्विन दुर्गा की पूजा करता था। श्रावण में क्या मनाया जाता है? श्रावण में रक्षाबंधन और नाग पंचमी दोनों ही मनाए जाते हैं। क्या? नाग पंचमी और रक्षाबंधन। ठीक है, फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट की जो दूरी होती है वो होती है 7.32 मीटर। कितनी? 7.32 मीटर। फिट की बात कर लेते हैं कि उसकी हाइट कितनी होती है, तो 8 फीट इसकी हाइट होती है। मैदान की बात कर लेते हैं तो लेंथ जो होती है इसकी, लेंथ में जैसे ये है, ठीक है, ये होगी अपनी हाइट। हाइट इसमें नापते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे ये फुटबॉल है, ठीक है, और इसके यहाँ पे एक डंडा ऊपर की ओर इस तरीके से होता है, और यहाँ पे जो है गोल करने के लिए होता है। तो इसकी जो हाइट है वो 8 फीट होती है। ठीक है, इंसान की जो हाइट होती है वो 5 फीट होती है, और नॉर्मली इसकी जो हाइट होगी वो 8 फीट होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैदान की बात कर लेते हैं तो इसकी ब्रीथ जो है वो 45 से लेकर 91 मीटर तक हो सकती है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और लेंथ की बात कर लेते हैं तो इसकी 90 से लेकर 120 तक होती है। कितनी? 120 मीटर तक होती है। फुटबॉल ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो फुटबॉल ट्रॉफी जो है होती है डूरंड कप, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो कि सबसे पुरानी और पहली ट्रॉफी है। 1988 में इसका शुभारंभ होता है। पहली बार इसको शिमला में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी भी होती है और रोवर्स कप भी होता है, सुब्रतो कप भी होता है, और DCM ट्रॉफी भी होती है। इनको कब? 1941 में खेला गया था संतोष ट्रॉफी को। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, DCM ट्रॉफी और सुब्रतो कप, ये किससे संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1937 में सॉरी, कब? 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। क्या होता है? 14 अगस्त 1947 को भारत जो है वो पाक के अलग अलग रात में होता है। ठीक है, तो भारत में तो रात में 15 अगस्त लग जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 14 अगस्त ही मनाई जाती है, क्योंकि आधा घंटे का जो है हेर फेर होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाते हैं, और अपने भारत में जो है वो 15 अगस्त को मनाते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक है,
और 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना था। क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट बना था। और इसी दिन जो है वो पहली बैठक होती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं तो किस आर्टिकल के तहत आता है? 124 के तहत में। पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बनते हैं सर मॉरिस गिवोरियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 48वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, सॉरी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। जिसमें क्या बोला गया था? जिसमें स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? रसिया के संविधान से लिए गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इनको जोड़ा जाता है। ठीक है। 8 की सिफारिश की, लेकिन कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10 हैं जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा जाता है? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है ये जोड़ा जाता है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था जो कि आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। लेकिन 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये आर्टिकल 45 के तहत में जुड़ता है। ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। ये 21 के तहत जुड़ता है, 11वां वाला जो है वो। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य की गठन का प्रावधान करता है? आर्टिकल 2 जो है वो नए राज्यों के गठन की प्रावधान करता है, लेकिन आर्टिकल 3 जो है वो सीमा, राज्यों का नाम परिवर्तित। ठीक है। और जो भारत में ही राज्य हैं उनसे राज्यों का बंटवारा जो है, मान लो जैसे कोई यूपी है। ठीक है। यूपी को ही मान लो 2 हिस्सों में बांटा गया तो ये आर्टिकल 3 के तहत बांटा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 2 में बोला गया है कि एक नए राज्य का गठन, जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई गांव है। ठीक है। और ये लद्दाख के आसपास में, ये अपना लद्दाख वाला एरिया रहा और ये पाकिस्तान वाला एरिया रहा। ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई गांव है और इसको हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं भारत में, तो ये आर्टिकल 2 के तहत जाएगा। लेकिन ये आर्टिकल 3 के तहत में जाएगा। क्यों? ये भी राज्यों का गठन ही है लेकिन ये भारत के अंदर है, नाम परिवर्तित। ठीक है। और सीमा वगैरह जो है इनका कम ज़्यादा करना ये आर्टिकल 3 के तहत में आएगा। और आर्टिकल 4 में क्या है कि जो 2 और 3 में परिवर्तित हुआ है उनको चेंज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 5 क्या कहलाता है? नागरिकता का वर्णन कहलाती है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? तो ये यूएसए से ली गई है। और एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। 5 से लेकर जो है वो 11 तक क्या वर्णन है? भाग 2 में ये नागरिकता का वर्णन कहलाता है। और इन्हीं में एक है आर्टिकल 9, 5 से लेकर 11 तक की बात हो रही है। तो इसमें ये बोला गया है आर्टिकल 9 में, अगर तुम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारत की नागरिकता जो है वो तुम्हारी अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास में है। किसके पास में है? आर्टिकल 11वां क्या कहता है कि नागरिकता पर जो कानून बनाएगी वो संसद ही बनाएगी। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 में आता है। और अभी बताया कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। कुल 6 बार संशोधन होता है नागरिकता में। कब कब? एक तो 1986 में होता है, 1992 में होता है, 2003 में होता है, 2005 में होता है, 15 में। अंतिम याद रखेंगे कि 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है और ये लोकसभा में जो पारित होता है वो 10 दिसंबर 2019 को पारित होता है और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित होता है। राष्ट्रपति के साइन जो है 12 दिसंबर 2019 को इस पर किए जाते हैं और इसको लागू जो है वो पूरे भारत में कब किया जाता है? तो 10 जनवरी 2020 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, संविधान संशोधन होता है नागरिकता पर। ठीक है। नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 में आता है,
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 तरीके से जो है वो भारतीय जो है वो अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक तो वंश के द्वारा, यानी कि उसमें भारत में उसके माता पिता में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, या कोई परिवार का जो है सदस्य भारत की नागरिकता लिए हो, ठीक है। पंजीकरण द्वारा, यानी कि आप पंजीकरण करा देते हैं। जैसे मान लो आप विदेश गए, ठीक है, आप 10 साल वहाँ रहे और आपकी नागरिकता खत्म होने की समाप्ति पर है, मतलब 10 साल में नागरिकता जो है वो आपकी, अगर आप वापस अपने देश में नहीं आते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो खत्म कर दी जाएगी। तो आपको पंजीकरण कराना होता है कि हाँ अभी आप मतलब अपने देश के नागरिक बने रहना चाहते हैं, अभी आपने किसी दूसरे देश की जो नागरिकता है वो ग्रहण नहीं की है, ठीक है। जन्म के द्वारा, मान लो कोई जहाज ऊपर से प्लेन से गुजर रहा है और वो यूएसए से भारत में आ रहा है और यूएसए के पर्सन है और उसके मतलब भारतीय सीमा में वो आ गया और उसका जन्म हो गया, ठीक है। तो वो जन्म के द्वारा, यानी कि उसका जो जन्म है वो तो भारतीय सीमा में हुआ ना। और इसी तरीके से क्षेत्र अर्जन पर ये चीज़ आती है, ठीक है। क्षेत्र अर्जन पर जन्म द्वारा, जैसे अपन लोगों का जन्म होता है भारतीय है ना, तो जन्म हुआ तो स्वतः अपन लोगों को जो भारतीय नागरिकता है वो मिल जाती है। और देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण क्या होता है, मान लो कोई हिस्सा है पाकिस्तान का, ठीक है, और वो भारत में मिल गया जाके, तो अब जो उन लोगों को जो पहले पाकिस्तान की नागरिकता थी, अब तो हिस्सा जो है वो भारत के हिस्से में आ गया। तो अब जो वो जितना हिस्सा होगा वो अपने आप ही जो नागरिकता है वो अपने आप ही उन लोगों को भारत की मिल जाएगी और पाकिस्तान की जो है वो खत्म हो जाएगी। ये हो गया देशीकरण द्वारा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो ये पंजाब का राज्यपाल था। इसने क्या किया था, गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी और तुगलकाबाद की स्थापना की थी और 56 कोट का दुर्ग ये भी इसने बनाया था। किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम एमबीटी कहते हैं, की मृत्यु थरवा में हुई थी? तो 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है। इसी के बीच में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का, ये 2 पर्सन थे अलग अलग, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं कब? 1336 में। बहमनी साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो हसन गंगू ने 1347 में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा ये किसको कहते थे? ये कहते थे एक निःशुल्क अस्पताल, जैसे आजकल सरकारी अस्पताल चलते हैं ना, उसी तरीके से सरकारी अस्पताल को ही एक आप अपनी जुबान में रख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको दार उल सफा के नाम से बोला था। दीन ए आरिज के नाम से किसको जाना जाता था? तो सैन्य विभाग को जाना जाता था, ठीक है। दीवान ए रियासत के नाम से, रियासत किसको कहते हैं? तो बाजार नियंत्रण, रियासत जो है वो बाजार नियंत्रण को कहते हैं। दीवान ए बिजारत ये किसको कहते हैं? तो वित्त विभाग को कहते हैं दीवान ए बिजारत, ठीक है। फिरोज शाह की बात कर लेते हैं। तो 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह का कार्यकाल चलता है। सबसे भ्रष्ट शासन जो है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को ही कहा जाता है। क्या किया था इसने? मेरठ, टोपरा और इसी तरीके से ये मेरठ और टोपरा को ये दिल्ली लेकर आता है, ठीक है। सिंचाई कर किसको कहा जाता था? तो हब ए सर्व को सिंचाई कर के नाम से जानते थे। तारीख ए फिरोज शाही इंपॉर्टेंट है, किसको कहते थे? वर्नी को कहते थे। किसको? वर्नी को। चांदी के जो सिक्के चलते थे उसको ससनगनी कहते थे। क्या? ससनगंजी इसको कहते थे। ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसको क्या कहते थे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन छोड़ी गई है।
1386 में क्या होता है, कुतुब मीनार की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, इसमें नींव कौन डलवाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी नींव डलवाता है। फिर इसको कंप्लीट कौन करवाता है, तो इल्तुतमिश इसको कंप्लीट करवाता है। और इसकी मरम्मत कौन करवाता है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसकी मरम्मत करवाता है। ठीक है, मरम्मत करवाई थी इल्तुतमिश ने, कंप्लीट करवाया था। नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। सैयद तुगलकों का क्रम अनुसार क्या था, तो सैयद वंश गुलाम वंश में जो है बात कर लेते हैं, तो गुल, खा, तू, सैलू, जो कि गुलाम वंश, गुल, खा खिज्र वंश, उसके बाद में तू तुगलक वंश, फिर सैलो सा से सैयद वंश। तो सैयद वंश में कौन आते हैं, खिज्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना करते हैं। कब, 1414 से लेकर 1451 तक पूरा सैयद वंश चलता है। ठीक है, खिज्र खां की बात कर लेते हैं, तो 1414 से लेकर 1421 तक इसका शासनकाल चलता है। फिर मुबारक शाह आते हैं, फिर मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद, पहले मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, और उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं। कब, 1445 से लेकर 1451 तक। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बनता है, तो लोदी वंश की स्थापना जो है वो बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है। कब, 1451 में। गुल खातू सैलो, जो कि गुलाम वंश में ही पांचवा वंश जो है वो लोदी वंश आता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो कि तीसरा लोदी वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, और इसी ने क्या किया था, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। किसके, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, और यही इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली का अंतिम शासक बनता है। ठीक है, और इसके शासनकाल की बात कर लेते हैं, तो 1517 से लेकर 1526 तक चलता है। क्रांति और उसके उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो गुलाबी क्रांति जो कि प्याज और झींगा उत्पादन से आपने सुनी होगी, औषधि को भी याद रखेंगे। हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो ओसबोर्न स्मिथ, हरित क्रांति के जनक जो हैं वो भारत में किसको कहते हैं, तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आप बताएंगे, आप नहीं, हम ही बताएंगे। अभी दिमाग पर नहीं चढ़ रहा कि किसको कहते हैं। ठीक है, तो 1966-67 में जो है हरित क्रांति होती है, जो कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो हरित क्रांति गेहूं से संबंधित थी। किससे, गेहूं से संबंधित थी। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से, काली क्रांति जो डीजल वगैरह होते हैं ना, ये ब्लैक कलर के निकलते हैं, तो जैव डीजल उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित थी। रजत क्रांति, रजत सफ़ेद का होता है अंडा। प्रोटीन, उच्च उत्पादन जो कि दालों से भी संबंधित है। गोल क्रांति, गोल क्या होता है, आलू होता है। ठीक है, श्वेत क्रांति यानी कि सफ़ेद क्रांति इसको कहते हैं, तो ये कहते हैं किसको, दुग्ध को। किसको, दुग्ध को। ठीक है, ग्रे क्रांति, ग्रे कलर का क्या होता है, उर्वरक, जिसको हम खाद कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का भी याद नहीं आ रहा है, अभी उन्हें कुछ अवार्ड भी दिया गया था कुछ टाइम पहले, और उनकी मृत्यु भी हो गई है। ठीक है, नाम एकदम दिमाग पे नहीं आ रहा है, एकदम रखा हुआ है। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ तो एसबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो थे। ठीक है, भारत में खनिज सामान्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में संकेंद्रित है, तो कितने प्रकार में है, 3 प्रकार में। एक तो उत्तर पूर्व में, दूसरा उत्तर पश्चिम में, और तीसरा दक्षिण पश्चिम में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज। ठीक है, खनिज सामान्यतः कितनी विस्तृत पट्टियों में है, तो 3 में। ठीक है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। कौन सी मिट्टी भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, लाल मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जिसको हम खादर मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, खादर और बांगर, खादर उसको कहते हैं जो ज़्यादा पुरानी हो गई हो, और बांगर किसको कहते हैं, जो कुछ मिट्टी अभी नई हो उसको कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कितनी है, 43%। काली मिट्टी कितनी है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, तो कपास के लिए उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी को इंटरनेशनल नाम से किससे जानते हैं, तो चेर नोजन के नाम से जानते हैं। किसके, चेर नोजन के नाम से। लेटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो 37% जो है वो लेटराइट मिट्टी अपने भारत में पाई जाती है। ठीक है, शब्द विषुव क्या होता है, विषुव में ये होता है कि पृथ्वी जो है वो दिन और रात में एक समान की अवधि पर होती है, यानी कि रात और दिन का समय जो है वो बराबर होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, जो कि
21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष में 2 बार ये टाइम आता है जब पृथ्वी दिन और रात का समय जो है वो बराबर पर करती है। ठीक है, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ग्रीष्म आयांत किस डेट को माना जाता है, यानी कि गर्मियों का आना, तो ये 21 जून को माना जाता है। और शीत आयनांत किसको जाना जाता है, यानी कि सर्दियों का आना। सर्दियों का आना कब आ जाएगा, तो ये 22 दिसंबर से सर्दियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और गर्मियां कब से हो जाती हैं, तो 21 जून से ये शुरू हो जाती हैं। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो योगा दिवस मनाया जाता है। और योगा दिवस जो है वो कब से मनाना शुरू हुआ है, तो 2015 से मनाना इसको शुरू किया गया है। वह मेरिडियन है जिस प्रकार भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82.5 पूर्वी रेखांश। और देशांतर की बात कर लेते हैं तो मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश से ली गई है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो राज्य जिनसे रेखा गुजरती है, तो गमछा छार मित्र पर। गमछा से मतलब हो गया गुजरात, गम मु छा, एम से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, गमछा छार मित्र पर यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सॉरी, वो कर्क रेखा की बात है, यहाँ पर ये अलग 82.5 देशांतर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अलग है। और 8 राज्यों से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है गमछा छार मित्र पर, वो थोड़ी अलग है, और ये रेखा थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो क्षेत्र कितने होते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में अपना कृषि वगैरह आती है, जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, खेती करना है। द्वितीय में क्या आता है, विनिर्माण, जो प्राइवेट कंपनियां जिसमें होती हैं वो। और तृतीय में क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट हों। गवर्नमेंट में क्या होता है, बैंकिंग गवर्नमेंट की होती है, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट के होते हैं, परिवहन गवर्नमेंट के होते हैं, संचार, संचार का मतलब क्या होता है, जैसे संचार गवर्नमेंट के होते हैं। तृतीय क्षेत्र में सरकारी नौकरियां जो हैं, ठीक है, जितनी भी हैं, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, ये सभी किस में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में ये आती हैं। द्वितीय में क्या आती हैं, द्वितीय में जो प्राइवेट जो कंपनियां जितनी भी हैं वो इसी में आएंगी। ठीक है, या प्राइवेट नौकरियां जो हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल की बात अलग है, सरकारी स्कूल जो है वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो जीडीपी की गणना करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो सरदार पटेल भवन नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका स्थित है, किसका, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का। गठन इसका कब होता है, तो 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन होता है। कब, 2 मई 1951 को। एनएसओ क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। ठीक है, एनएसओ का फुल फॉर्म है, जो कि सीएसओ प्लस एनएसएसओ से मिलकर बना है। सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिसर, ऑफिस, सॉरी ऑफिसर नहीं, ऑफिस। ठीक है, और एनएसएसओ क्या है, ये नेशनल सैंपल सर्विंग ऑफिस है। इसका गठन कब होता है, तो 23 मई 2019 को इसका गठन किया जाता है एनएसओ का। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, यानी कि एनएनपी क्या है। एनएनपी पूछा गया है तो जीएनपी को रखो, माइनस कर दो मूल्यह्रास को। एनएनपी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, जीएनपी क्या है, तो जीएनपी को यहीं रखो, नेशनल एनएनपी को यहीं रखो, और ये माइनस मूल्यह्रास को इस साइड ले जाओ, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं जीएनपी बराबर क्या, एनएनपी प्लस। इसको एक को याद रखो, बाकी सब याद जो है वो आपको अपने आप रहेंगी। ठीक है, जीडीपी की बात कर लेते हैं, तो ये एनएनपी माइनस विदेशी आय, इसमें से घटा देंगे, किसमें से, एनएनपी में से विदेशी आय को घटा देंगे, तो जीडीपी जो है वो भारत की निकल करके आ जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल रैपिड स्टडी 1 से जाकर जुड़ सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक नहीं दी जाती तो आप जा कर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको रैपिड स्टडी 1 ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है।